अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। नाज़रीन, कौमी असम्बली ने 9 मई के वाक़यात के ख़िलाफ़ मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का ये कहना था कि सन है 9 मई से मुतालिक कायम तमाम मुकदमात इंसदाद दहशत गर्दी और आर्मी एक्ट के तहत चलेंगे। ऑडियो लीक्स पर जुडिशल कमीशन के क़याम से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तहरीक इंसाफ को इस हवाले से तसल्ली तब होगी जब मर्जी के जज इसमें शामिल हो। The 9th may be reckoned as a black day. Planners, facilitators, and those directly or indirectly involved in arson, attacks on military installations should be prosecuted, tried under the existing law. Anti-Terrorism Act 1997, Army Act 1952, and Pakistan Penal Code 1860। ऑडियो लीक्स है, उनके मुतल्लिक़ इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जो जज हैं, 2 हाई कोर्ट्स के जज, एक इस्लामाबाद के और बलूचिस्तान के, उनके मेंबर बनाए। हमने इस इरादे के साथ उस कमीशन को कायम किया है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। PTI ने जो है उसको चैलेंज कर दिया है, उनको ये 3 जजों पे एतराज़ है। PTI को तसल्ली तब होती कि ये 3 जजों की जगह जो मौजूदा जो हमने रखे हैं, उनकी जगह जस्टिस मुनीब होते इज़्ज़त माब, जस्टिस एजाज आला आसन होते इज़्ज़त माब, और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी होते इज़्ज़त माब, तो फिर उनको तसल्ली होती। जबकि ऑडियो लीक से मुतालिक वफाकी हुकूमत के बनाए जुडिशल कमीशन ने आज से काम करना शुरू कर दिया। कमीशन के पहले इजलास में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान पेश हुए तो कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह सवाल किया कि कमीशन किस कानून के तहत तश्कील दिया गया है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कमीशन इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2016 के तहत बनाया गया है। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि कमीशन किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है, ना करेगा। कमीशन सिर्फ हकायक के तयन के लिए कायम किया गया है। उधर इमरान खान ने जुडिशल कमीशन की तश्कील को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर किसी जज को कमीशन के लिए नामजद नहीं किया जा सकता और किसी जज के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है। इसलिए कमीशन की तश्कील के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। दूसरी जानिब पंजाब के इंतखाबात से मुतालिक वफाकी हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट से 4 अप्रैल के फैसले पर नज़रसानी करने का मुतालबा कर दिया। वफाकी हुकूमत ने अपने तहरीरी जवाब में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात करवाने की आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद तारीख देकर इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को गैर मौसर कर दिया। अगर पंजाब में इंतखाबात पहले होते हैं तो कौमी असम्बली के इंतखाबात मुतासर होने का अंदेशा है। जबकि पंजाब की निगरान हुकूमत की तरफ से चीफ सेक्रेटरी ने अपने तहरीरी जवाब में फौरी इंतखाबात की मुखालफत करते हुए ये कहा कि इंतखाबात की तारीख देना अदालत उज़्मा का इख्तियार नहीं है। आफरीन है निगरान हुकूमत पर, जिसका काम ही सिर्फ इंतखाबात करवाना है, वही इंतखाबात की मुखालफत करी है। बहरहाल इस मामले पर कल समाअत होगी और इसके साथ साथ पंजाब की निगरान हुकूमत को काम से रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त भी समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। एक और मामला आर्टिकल 245 का है, जिसके नफाज को तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया है कि इस आर्टिकल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि आर्टिकल 245 के नफाज की कानूनी हैसियत क्या है, क्या इसे चैलेंज किया जा सकता है? पंजाब के इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की कल की समाअत कितनी अहम है और क्या कोई निगरान हुकूमत जिसकी आईनी जिम्मेदारी इंतखाबात करवाना है, इंतखाबात की मुखालफत कर सकती है? इससे क्या पैगाम जाता है? तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रज़ा रिजवी साहब। शब्बर रज़ा साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि क्या चीफ जस्टिस साहब की इजाज़त के बगैर जुडिशल कमीशन की तश्कील मुमकिन है? देखिए, जुडिशल कमीशन एक्ट 1956 इस सिलसिले में जो रेलिवेंट लॉ है, उसमें ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है या पर्सन्स को। तो पर्सन और पर्सन में जजेस भी आ सकते हैं और कोई और शख्स भी आ सकता है। लेकिन हमारी उस ना तो जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स उसमें ना इस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जज अगर अपॉइंट होगा तो उसका क्या प्रोसीजर होगा
लेकिन हमारी जो प्रैक्टिस है इंडिया में और पाकिस्तान में, अगर इस किस्म की पोजीशन हो तो रेलिवेंट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती है लेकिन शब्बर रिजवी साहब, ये सेक्शन 3 ऑफ इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 उसके तहत बनाया गया। ये जो पहले जो 1956 इसमें ओरिजिनल था, अब उसको रिपीट किया है। उसमें भी सेक्शन 3 थी, इसमें भी सेक्शन 3 है, तो उसमें पर्सन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। अब प्रैक्टिस ये रही है, मैंने खुद भी 3 कमीशन हेड किए हैं, एक एज ए सर्विंग जज किया है, 2 एज ए रिटायर्ड जज। एक में तो मैं भी पेश हुआ था। गवर्नमेंट जो है रेलिवेंट चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट भेजती है, फिर चीफ जस्टिस साहब नॉमिनेट करते हैं जज को और गवर्नमेंट को इतला देते हैं, और फिर उस जज का नोटिफिकेशन हो जाता है। प्रैक्टिस इंडिया में और पाकिस्तान में यही है, गवर्नमेंट डायरेक्टली किसी सर्विंग जज को नॉमिनेट नहीं करती कि गवर्नमेंट एयर बाई नॉमिनेट्स मिस्टर जस्टिस फलां टू हेड द कमीशन। प्रैक्टिस ये नहीं है। तो ये बताइएगा कि एक और भी मामला है इसमें जुड़ा हुआ, वो शब्बर रिजवी साहब, ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, और फिर 2021 में एक अदालती हुक्म था जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा को उस वक्त के वज़ीर आज़म यानी इमरान खान से मुतल्लिक़ मुकद्दमात से कहा गया था उनके कि वो इस तरह के मुकद्दमात की समाअत ना करें। तो क्या वो उस ऑर्डर की भी कोई इम्प्लीकेशंस हो सकती है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा इस कमीशन को हेड ना करें? नहीं, मेरा ख्याल है उसकी तो कोई डायरेक्ट रेलिवेंस नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि कई चीज़ें कानून में लिखी नहीं होती मगर हमारे कन्वेंशन और प्रैक्टिस होता है। दूसरा ये कि हर कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो एडिटिवली भी हेड होता है। तो ये जो कमेटी ऑफ जजेस होती है, उनकी जो आपस के जो तलकात हैं और जो एक डिसिप्लिन है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि इस किस्म की अपॉइंटमेंट थ्रू चीफ जस्टिस ही होती। अगर जैसे मैंने कहा कि रूल्स ऑफ बिजनेस में ना लिखा हुआ गवर्नमेंट के, ना जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं, लेकिन अगर आप एनालॉजी देखें तो जिस तरह कोई बेंच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बगैर नहीं बनता, तो उससे एनालॉजी में यही है कि ये इस किस्म की ड्यूटी जो है वो चीफ जस्टिस के थ्रू होनी चाहिए, वरना इसमें आगे जाके बहुत सी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं। यानी आप प्रेजुडिस की जो बात कह रहे हैं, जी, मैं उससे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चीफ जस्टिस को बाईपास नहीं करना चाहिए। तो रिजवी साहब ये बताइएगा कि एक मामला है कि अब इसमें अगर फैक्ट्स का तयन हो जाता है, मिसाल के तौर पे बहुत सारी कॉल्स ऐसी हैं, बहुत सारी पर्सनल 2 लोगों के दरमियान कॉल्स हैं, वो इसलिए नहीं की गई थी कि दुनिया को सुनाई जाए, तो क्या इस पर्टिकुलर केस में उनके बारे में फैक्ट्स का तयन उसकी ज़रूरत कुछ है? कहीं कोई ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं है कि जो इन कॉल्स को बतौर सबूत या एविडेंस तलब कर रहा हो? मेरा तो व्यू ये है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो गवर्नमेंट डिज़ोल्व हुई थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था, एक चार्ज गवर्नमेंट पे उस वक्त ये था कि लोगों की फ़ोन जो हैं वो टेप हो रही हैं, क्योंकि उस ज़माने में इतनी सोफिस्टिकेटेड ये चीज़ें नहीं थी डिटेक्टिव। तो ये इसको अपहोल्ड किया कि हाँ, ये प्राइवेसी जो एक फंडामेंटल राइट्स है और इसको वायलेट किया है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं समझी जाएगी कि इन अकॉर्डेंस में तो कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रही है। ये गवर्नमेंट तो इन्हें वे खुद एडमिट कर रही है कि वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ में इन्वॉल्व हैं। और दूसरा ये कि अभी लेटली तो आप देख रहे हैं कि जो दूसरे मुल्कों के लोगों के साथ भी कन्वर्सेशन जो है वो टेप हो रही है। तो ये इशू तो इंटरनेशनल फोरम्स पे भी जा सकता है, कोई मुल्क से बाहर भी इस इशू को हो सकता है कि जी किस लॉ के तहत जो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बाहर से फ़ोन करता है, यहाँ से को उसको करता है।
तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। ये इतना इजी नहीं है जिसको इसको लिया जा रहा है कि किसी ख़ास पर्पस के लिए ही इसकी इंक्वायरी होगी। इसके बड़े इम्प्लीकेशन होंगे नेशनल और इंटरनेशनल। तो ये बताइएगा कि काजी फाइज ईसा साहब कह रहे हैं कि मैं खुला रखूंगा, उन्होंने बाकायदा हुक्मनामा जारी कर दिया है कि ये सारी की सारी कार्रवाई ओपन होगी। क्या कमीशन को इस तरह काम करना चाहिए, क्योंकि हक़ाइक़ का तयन होगा, बहुत सारे लोगों की इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती है, ज़ाहिर है ये भी एक बड़ा अहम मामला है। तो क्या ऐसे मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी से कॉल पर बात कर रहा हूँ और वो बात ज़ाहिर है फ़ोन पे मैंने की है और साथ ये रिक्वेस्ट किया कि इसको खुफिया रखें, या मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये टैप हो जाएगी, तो ये बताइएगा कि मेरे तो रिस्पेक्ट एंड ऑनर भी सामने आ गई, यानी वो भी स्टेक पे आ गई। तो क्या खुला रखना मुनासिब होगा? पहले ही आपसे कह रहा हूँ, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, आर्टिकल 14 की वायलेशन है, प्राइवेसी ऑफ होम की वायलेशन है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो इस ग्राउंड की बना के बेनज़ीर भुट्टो की जो गवर्नमेंट को डिज़ोल्व करना, ख़त्म करना को जस्टिफाई करार दे दिया था। तो ये तो अब ये पहले तो ये सवाल गवर्नमेंट को से ही करना चाहिए कि ये कौन कर रहा है, क्योंकि ये करना बजाते खुद जो भी अदारा कर रहा है या कोई प्राइवेट लोग कर रहे हैं, वो तो सबसे पहले मुजरम तो वो हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बड़े ख़राब होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और यानी इसके इंटरनेशनल आप समझ रहे हैं इसकी तफ्तीश यहाँ से शुरू होनी चाहिए कि कौन कर रहा है, न कि ये तफ्तीश हो कि असली है या नकली है। हाँ बिल्कुल। और देखिए ये इतना बड़ा थ्रेट है कि अब कोई भी किसी से बात नहीं कर सकता, ना कोई आप किसी दोस्त के साथ कोई गपशप कर सकते हैं, ना कोई बिजनेस की बात कर सकते हैं, ना फैमिली के। मतलब ये तो बड़ा एक फेयर क्रिएट कर दिया है, जो कि इस किस्म वैसे हमारी सोसाइटी हमेशा ही कोई ना कोई फेयर फॉल रही है, लेकिन ये तो बड़ा अजीब किस्म का फेयर लोगों में डाल दिया गया है कि भाई आपने को फ़ोन ही ना करें। तो अगर ये इस कमीशन की फॉर्मेशन चैलेंज होती है तो आपके ख्याल में क्या एक्सपेक्टेड यानी आर्गुमेंट्स क्या हो सकते हैं जो इसकी फेवर या अगेंस्ट जाएंगे? नहीं देखें, मैं तो इस स्टेज पे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की और मॉरल उसके हवाले से बात कर सकता हूँ। ये तो कोर्ट के सामने अब मामला या इसकी इंक्वायरी शुरू हो गई, वो उसका क्या नतीजा निकलता है वो तो हमें इस स्टेज पे कमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक। अच्छा, ये भी कहिएगा शबरज़ा रिजवी साहब कि आर्टिकल 245 के नफाज के हवाले से आप क्या समझते हैं, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, क्या इसे चैलेंज किया जा सकता है? क्योंकि इस पर भी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर हो चुकी है। बिल्कुल किया जा सकता है। मैं इससे पहले आपको एक थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1 मिनट में देता हूँ। जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मरहूम ने 21 अप्रैल 1972 जब इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन दिया, एक तकरीर की थी। उस तकरीर में बड़ी लंबी तकरीर थी। रेलिवेंट चीज़ उसकी ये थी कि हमने मार्शल लॉ से या मिलिट्री लॉ से हमारी जान वो टाइम ख़त्म हो गया और अब डेमोक्रेसी और फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का दौर शुरू हो गया। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं ये वार्न करता हूँ उसी तकरीर में कि हम पॉलिटिशियंस ने अगर उन्होंने पैटी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पैटी क्वार्रल्स या पैटी लड़ाइयाँ आपस में ना लड़ी, हमने माजी की गलतियाँ करनी ना छोड़ी, हमने एक दूसरे को टॉलरेट ना किया, तो माजी फिर सामने आ सकता है। ये उस शख्स की तकरीर थी जिसने जो 1973 प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप जब देखें तो 77 में जब मार्शल लॉ लाहौर में लगाया, कराची, हैदराबाद, मुल्तान, तो लाहौर वाला जो मार्शल लॉ है वो चैलेंज हुआ तो उस वक्त कहा गया कि ये 245 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल मार्शल लॉ है। तो पहली दफ़ा आर्टिकल 245 को डिस्कस किया गया, जो बाद में और भी बहुत केसेस में आया। डिस्ट्रिक्ट बार पिंडी उसका आखिरी केस है इस सिलसिले में। तो उसमें उन्होंने ये कहा, अब आर्टिकल 245 की लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज ये है कि आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान अंडर द डायरेक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट शैल डिफेंड पाकिस्तान फ्राम एक्सटर्नल थ्रेट और थ्रेट ऑफ वार। अब ये एक हिस्सा है।
फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड थ्रेट ऑफ वार। उसके बाद कॉमे के बाद है कि एंड अंडर द लॉ। अब जो पहला हिस्सा है उसमें अंडर द लॉ इस्तेमाल नहीं हुआ। अब दूसरे हिस्से में यह है कि अंडर द लॉ शैल एक्ट इन एड ऑफ सिविल अथॉरिटीज। अब ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अंडर द लॉ सब्जेक्ट टू द लॉ। यानी जो भी आर्म्ड फोर्सेस एक्ट करेंगी इन एड ऑफ सिविल अथॉरिटीज वो सब्जेक्ट टू लॉ होगा। अब सब्जेक्ट टू लॉ पीपीसी भी हो सकता है, सीआरपीसी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब इम्पॉर्टेंट वर्ड ये हैं एक्ट इन एड। तो लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने फैसला किया कि ये जो लॉ है ये ऐसा लॉ होगा जिससे आर्म्ड फोर्सेस जो है वो सबऑर्डिनेट के तौर पर काम करेंगी, ना कि इन सुपरसेशन और इन कंट्रोलिंग द सिविल अथॉरिटीज। तो ये एक शर्त लगा दी और उसकी मिसाल उन्होंने ये दी कि मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए सिविलियंस को ट्राई करना ये एक्ट इन एड ऑफ सिविल अथॉरिटीज नहीं है, ये सुपरसेशन ऑफ सिविल अथॉरिटीज है। यानी सुपरसेशन ऑफ ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट है जब आप सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए करेंगे। और उन्होंने इस चीज को मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला दिया। अब इसकी रेपुटेशन हुई जब डिस्ट्रिक्ट बार का केस आया, डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी का, और ये पेशावर के वाकयात के तहत उन्होंने कहा जी मिलिट्री कोर्ट्स ज़रूरी है दहशत गर्दों को करने के लिए। तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई और वो फॉर स्पेसिफिक टाइम हुई, उसको सनसेट प्रोविजन काट दिया गया। वो गालबन 19 में पूरी हो गई। बिल्कुल। तो आज वही प्रोविजन जो लाहौर हाई कोर्ट ने की थी कि सिविलियंस को आप ट्राई नहीं कर सकते मिलिट्री लॉ के तहत, ये रिपीट भी फिर लेकिन आज फिर वजीर दिफा ये कह रहे हैं कि ऐसा सिविलियन जिसने दिफाई तंसीबात पर हमला किया हो तो उसके ऊपर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और वो उसके लिए शायद मिलिट्री कोर्ट भी बनेगी। मेरे ख्याल में ये दरवेश केस के नाम से मशहूर है। 1980 PLD 206 है जी। PLD डेफिनेटली 1980 लाहौर है। आप देख सकते हैं ख़ास तौर पर यंग लॉयर्स अगर को सुन रहे हैं वो इसको ज़रूर पढ़ें। तो वही केस शेख लियाकत हुसैन में भी हुआ जब मिलिट्री कोर्ट्स नून लीग की गवर्नमेंट थी, कराची में बनाई गई, तो वो उनको कहा गया कि नहीं ये नहीं बन सकती इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सब्जेक्ट टू लॉ है। आर्टिकल 245 जो है वो पावर सब्जेक्ट टू लॉ है, और सब्जेक्ट टू लॉ अगर ऐसा लॉ है जो कि नॉर्मल क्रिमिनल कोर्सेज को सुपरसीड करे तो वो सब्जेक्ट टू लॉ अभी अगर ऐसा नोटिफिकेशन जारी तो होता है, आर्टिकल 245 के तहत अनब्राइडल्ड पावर्स नहीं है, वो पावर सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस हैं। रिजवी साहब, अभी ये बात हो रही है कि पंजाब हुकूमत ने कुछ मुकदमात में ये इजाज़त दे दी है कि इनमें माखूज लोगों के मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाएं, तो क्या ये इजाज़त भी गैर कानूनी हो जाएगी? मेरे ख्याल में बिल्कुल वो मेरे तो ख्याल में ये सब कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये 245 से कंसिस्टेंट ही नहीं, उसकी वायलेशन है। जहाँ वो वर्ड है सब्जेक्ट टू लॉ विल एक्ट इन एड ऑफ द सिविल अथॉरिटीज़ या सिविल पावर, ये उसकी वायलेशन है। अगर आप सिविलियन को देंगे ये इन एड ऑफ सिविल पावर नहीं है, इन सुपरसेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सुपर पावर है, नॉट इन एक्ट इन एड ऑफ सुपर पावर। मेरे ख्याल में, मेरी राय में तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं अगर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात होते भी हैं, कार्रवाई होती भी है, तो उसमें आगे कानूनी पेचीदगियां क्या आएंगी? क्योंकि वो मुख्तलिफ फोरम्स पर चैलेंज भी तो किए जा सकते हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। वो एक अलहदा बात है कि लेकिन जब आप उसको उस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं हो सकती एक चीज़ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ख़ास तौर पर हमारे, जैसे मैंने पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दिया, वो मेरी रिक्वेस्ट है मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप के कि भुट्टो साहब की 21 अप्रैल 1972 की जो उन्होंने
रावलपिंडी में लियाकत बाग में तकरीर की थी इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन 72 के ज़माने में, और जो उन्होंने उस अपनी स्पीच में वार्निंग दी थी, प्लीज़ वो स्पीच उनकी पढ़ें और गौर करें अपने आप पे, अपने कंडक्ट पे। और हमेशा फिर हम बाद में पछताते हैं जब वक्त गुजर जाता है। अच्छे समझदार लोग एंटीसिपेट करते हैं ये अच्छा नहीं होगा, ये जो बिगनिंग होगी जो आप सजेस्ट कर रही है, जो हमने सवाल किया, इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे, बहुत बुरे नतायज होंगे। अच्छा शबर रज़ा रिजवी साहब, कल अहम समाअत होने जा रही है पंजाब में इंतखाबात के हवाले से भी। अदालत ने 14 मई की डेट थी, पहले इलेक्शन कमीशन ने नजर सानी दरख्वास्त दायर की, फिर हुकूमत की जानिब से भी नजर सानी दरख्वास्त आ गई। इलेक्शन कमीशन क्या प्रोग्राम में तब्दीली कर सकता है? अदालत ने 14 मई की डेट दी, इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की डेट दी, फिर उसके बाद नजर सानी दरख्वास्त भी कर दी। इलेक्शन कमीशन तो कह रहे हैं कि आप डेट दे ही नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट को, यही बात हुकूमत कह रही है। और दिलचस्प बात है, यही बात निगरान हुकूमत भी कह रही है। देखें बात ये, अब ये पेंडिंग मैटर, जब सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला दे चुकी है और कह चुकी है कि हमारा फैसला इंटैक्ट है, ऑन रिकॉर्ड है, तो उसमें मैं क्या कमेंट करूँगा? इलेक्शन कमीशन जो मर्जी कहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब कह चुकी है, उन्होंने कोई अपना फैसला विदड्रॉ तो नहीं किया, उन्होंने चेंज तो नहीं किया, तो इसलिए इस पे वो जो मर्जी कहें। मैं तो एज ए लीगल मैन यही कहूँगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनका फैसला इंटैक्ट है, तो मेरे लिए तो वो इंटैक्ट है। तो आप क्या समझते हैं, तौहीन अदालत और उस फैसले की जो बुनियाद है वो उनकी स्टेटमेंट थी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की कि हाँ हम इलेक्शन करवा सकते हैं प्रोवाइडेड हमें पैसे मिल जाएं और हमें सिक्योरिटी मिल जाए। उस वक्त तो उन्होंने नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार नहीं है, या ये जो अभी जो आप कह रही हैं, उस वक्त तो ये चीज़ें नहीं कही गई। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो निगरान हुकूमत है इस वक्त पंजाब में, ये सुप्रीम कोर्ट गई है और ये कहती है कि जनाब हमारे पास, हम तो इलेक्शन अभी नहीं करवा सकते, तो निगरान हुकूमत तो बरह रास्त बेनिफिशरी है इलेक्शन ना होने की, तो क्या इसका लोकस स्टैंडाई बनता है? क्या ये जाके कह सकती है कि इलेक्शन ना करवाएं? देखें इस वक्त तो बड़े अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत से आर्टिकल जो हैं वो प्रैक्टिकली सस्पेंड हैं क्योंकि उनके ऊपर अमल नहीं हो रहा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट ना करना का मतलब ये है कि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 190, आर्टिकल 224, ये सारे इस वक्त सस्पेंडेड हैं। और जो सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल्स या सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो लायबल टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, होल्डिंग इन अबेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे जो हैं ये सब्जेक्ट टू एक्शन अंडर आर्टिकल 6 हैं। तो इस वक्त समहाउ बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो अनडिक्लेयर्ड सस्पेंडेड हैं। तो अब उसमें ये आपका जो सवाल है इसका भी जवाब आ जाता है कि अगर आर्टिकल 224 पे अमल दरामद हो जाता रेड विद आर्टिकल 219, तो ये पोजीशन आती ना जो ये आप सवाल कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती। तो क्योंकि उन ऑर्डर्स को वायलेट किया गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स इंटैक्ट हैं, ऑन ग्राउंड हैं, तो इस वक्त पार्टली अनडिक्लेयर्ड सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अल्लाह खैर करे, आई डोंट नो कि वेयर विल वी लीड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शबर रज़ा रिजवी साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। हबीब साहब, तौहीने अदालत का मैंने क्वेश्चन पूछा था शबर रज़ा रिजवी साहब से कि क्या तौहीने अदालत लग सकती है, क्योंकि अब कल जवाब जमा कराने हैं। तौहीने पार्लियामेंट का जो मुजव्वज़ा कानून है ये आड़े आ सकता है उसमें? नहीं, इसमें तो वो उसका तो भी कोई मामला नहीं है, क्योंकि ये सारे का सारा जो केस है
जो इलेक्शन का केस है वो तो इस कानून से पहले का है ना, तो लिहाजा वो कानून तो जब अमल दरामद होगा, जब बनेगा और उसके बाद फिर देखी जाएगी ना कि वो किस किस्म का कानून है। जब वो हतमी शक्ल में सदर के दस्तखत के बाद या सदर के दस्तखत के बगैर दोबारा जब वो सामने आएगा तो फिर उस पर बात होगी, उस वक्त वो इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन इसमें दिलचस्प बात इसमें मुझे इस वक्त ये लगती है कि मेरा नाम है मोहसिन नकवी, मैं इस वक्त वजीर आला हूँ, मेरा नाम है आमिर मीर, मैं इस वक्त वजीर इत्तलात हूँ और मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ और मैं ही जा रहा हूँ इलेक्शन में, मैं ही जा रहा हूँ अदालत में, निगरान हुकूमत का, हाँ निगरान हुकूमत का, और मैं ही जा रहा हूँ अदालत में और कह रहा हूँ कि इलेक्शन न करवाए। मतलब इसका क्या है? मुझे लाया ही नहीं जबकि मैं मेरे आने की या मेरे होने की वजह वजूद जो है वो सिर्फ ये थी कि मैंने इलेक्शन। लेकिन हबीब साहब इसमें एक पहलू ये भी है ना कि 22 अप्रैल को मुद्दत तो खत्म हो गई निगरान हुकूमत की। जी बिल्कुल। उसके बाद से तो अब आप जरा देखिए ना, इस नजर सानी की दरखास्त में दरअसल जो नहीं मांगा जा रहा वो एक ये चीज भी है कि 22 अप्रैल को चूंकि हुकूमत खत्म हो चुकी है बिल्फे अमलन तो नहीं, खैर अमलन तो हुकूमत है, आप यूं कहिए कि कानून के एतबार से टेक्निकली ये हुकूमत साकित हो चुकी है। तो अब जब ये गई है सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई तक इस सिलसिले को बढ़ा दिया था, तो गोया 14 मई तक जिंदगी मिल गई। 14 मई के बाद आज तक जो इक़दामात हुए हैं दरअसल उनको भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ लेना है, उनका भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। तो आज की जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, दरअसल ये इसलिए भी गई है, इसके पीछे जो पॉलिटिकल रीज़न है वो इसलिए भी गई है कि ताकि इसकी ज़िंदगी को तूल मिल सके, ताकि ये पीडीएम का जो इसके ज़िम्मे पीडीएम ने जो इसके ज़िम्मे काम लगा रखा है, बिलखुसूस पीएमएलएन ने, वो तमाम उम्मीदें और तवक्कुआत पीएमएलएन की ये हुकूमत पूरी कर सके। अच्छा हबीब साहब, इस मामले में इतनी तखीर क्यों हो रही है? ये जो ख़ास तौर पर पंजाब में इंतखाबात का मामला है, पहले भी हमने देखा अदालत ने काफ़ी लंबा टाइम दे दिया। जब लास्ट समात पे हमने देखा कि एहतजाज हो रहा था इस्लामाबाद में, मौलाना साहब तशरीफ़ लाए, मरियम साहिबा आई, उसके बाद अदालत ने 23 मई की समात का वक्त दे दिया। अब ये ताख़ीर की वजह क्या है? दबाव है कोई अदालत पर, या फिर अदालत मज़ीद मौका फराहम करना चाहती है सियासी जमातों को मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि उस दिन भी मुज़ाकरात की बात हुई? देखिए अभी जो जज साहब ने बात की ना, शबर रज़ा रिज़वी साहब ने, वो बड़ी खौफनाक बात है। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त प्रैक्टिकली का दस्तूर के कुछ आर्टिकल सस्पेंड है, जो जुर्म है बुनियादी तौर पे। लेकिन ये एक टेक्निकल बात है क्योंकि मामलात अदालतों में मौजूद हैं और अदालतें अपना काम कर रही हैं, तो इसलिए हम उन्हें टेक्निकल सस्पेंशन तो कह सकते हैं, उस तरह की सस्पेंशन नहीं कह सकते कि जिस पे खुदा न खास्ता आर्टिकल 6 लगे। तो लिहाजा एक टेक्निकली सस्पेंशन तो है। अब यहाँ पर दो मामलात हैं, एक तरफ है हुकूमत पीडीएम और पार्लियामेंट बहरहाल एक मौजूद है, अगरचे वो उसका सिर्फ आप यूं कहिए कि 50% से कुछ ज्यादा हिस्सा मौजूद है, बाकी तो नहीं है कौमी असम्बली में। पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ इस सिरे से मौजूद नहीं हैं, तो लिहाजा हमारी जो अदलिया है वो मुझे उसके एक्शंस उसके फैसलों से लग रहा है कि अदलिया चाह रही है कि दस्तूर के दायरे के अंदर अंदर मामला तय हो जाए। खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि दस्तूर टूट जाए, क्योंकि जब एक दफ़ा दस्तूर टूट गया और इसको अदालत ने तस्लीम कर लिया कि दस्तूर टूट गया है, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। दस्तूर कब टूटेगा? मतलब देखिए जब तक मामलात अदालत में है उस वक्त तक दस्तूर नहीं टूटेगा। जब तक अदालत इस बात का तयन नहीं करती कि फलां शख्स ने जानबूझ के इलेक्शन में रुकावट डाली, तो उस वक्त तक ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता। कल क्या होता देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि कल नजर सानी के ऊपर जो गुफ्तगू होगी उसमें बहुत सारे, एक तो निगरान हुकूमत से शायद ये पूछा जाएगा कि आप किस चक्कर में आगे भाई, आपके जिम्मे तो आप तो कुछ कह ही नहीं सकते, आपके जिम्मे जो काम लगाना है वो आपने करना है, आप कौन है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा कि भाई आपने जरा फैसला नहीं पढ़ा, आप जरा फैसला तो पढ़ के आते। और जो विफाकी हुकूमत है उससे कहा जाएगा कि विफाकी हुकूमत आप जरा इलेक्शन के हवाले से फंड्स फराहम नहीं किए, तो आपने उसका जवाब अब तक नहीं दिया, तो वो भी करें। देखिए अभी कल भी मामला इतनी जल्दी, यानी ऐसा ना एक्सपेक्ट करें कि कल एक तलवार पड़ी होगी और लोगों की गर्दनें तौहीन अदालत से कट रही होंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक, एक ब्रेक हम लेंगे नाज़िम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। 9 और 10 मई को मुल्क भर में पुरतशद्दुद एहतजाज और जलाओ घिराव के वाक़यात में मुलव्विस अफराद की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनकी जमात के 7,000 से ज़ायद कारकुन और रहनुमा गिरफ्तार हैं, जबकि सरकारी सतह पर यह तादाद कुछ मुख्तलिफ बताई जा रही है। असल तादाद कितनी और अब तक कितने मुकदमात दर्ज हुए हैं, इसी बारे में जानने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इंचार्ज सुनो इन्वेस्टिगेशन सेल तारिक हबीब साहब। बताइएगा क्या आदादो शुमार है आपके पास इस हवाले से? देखिए उसमें जो पंजाब में कार्रवाइयाँ हुई हैं उनमें जो है वो अब तक 3800 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, जो पुलिस बता रही है। पुलिस के मुताबिक 3800 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, जबकि गैर सरकारी जो तंजीमें हैं, NGOs जो हैं, इंसानी हकूक़ की तंजीमें, वो बता रही हैं 4500 अफराद। अच्छा। अब ये जो गिरफ्तारियां, इस पे हम जो है वो ज़्यादा इन्हिसार हमारा सरकारी आदाद शुमार पर ही होता है। तो नेक्स्ट सूरत हाल उसमें ये है कि 2000 अफराद को सिर्फ लाहौर से गिरफ़्तार किया गया है और 780A के तहत जो मुकदमात दर्ज हुए हैं वो टोटल तकरीबन जो है वो 150 प्लस हैं। और अभी जो हमारे निगरान वज़ीर आला हैं, इन्होंने कहा है कि 500 ख़वातीन को गिरफ़्तार किया जाएगा, जो 138 मुकदमात में 138 जो FIRs हैं उनमें नामज़द हैं। अच्छा। और वो 138 FIR भी जो हैं वो ATA के तहत हैं। यानी अगर हम इसका जो है वो जायज़ा KPK के साथ लें तो हमें पता चलता है कि KPK में टोटल जितनी FIRs दर्ज हुई हैं, उन FIRs का जो है वो पंजाब में सिर्फ ATA के तहत उतनी FIRs जो हैं वो दर्ज हो चुकी हैं। KP को अगर हम देखें तो वहाँ पर 2018 अफराद को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। 184 टोटल वहाँ पे जो है वो FIR दर्ज हुई हैं, जिनमें ये अफराद गिरफ़्तार हुए हैं, जिनमें से 100 FIR ATA के तहत दर्ज की गई हैं और 84 जो हैं वो दीगर उसके दफ़ात के तहत दर्ज की गई हैं। वहाँ पे 809 अफराद जो हैं वो इन 100 FIR जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज की गई हैं, इसमें 809 अफराद गिरफ़्तार किए गए हैं। और इसमें जो है वो ये कह सकते हैं कि 25 पेशावर में दर्ज हुई हैं, 13 मानसहरा में, करक बन्नू, नौशहरा और चरसदा में 6 हुई हैं। तो इसका हम जो है वो ये देखते हैं कि ये गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं और अभी जो है वो इम्कानात जो नज़र आ रहे हैं। और दूसरा ये बताइएगा कि अदालतों में इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करने के लिए मुख्तलिफ पैरामीटर्स भी हैं, क्योंकि मुख्तलिफ फ़ैसलों में ये बात अदालतों में आ चुकी है। तो ये बताइएगा कि ये जो इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात हैं ये किस तरह के हैं? क्या किसी ने फायरिंग की है, किसी ने हमला किया है, क्या चीज़ें क्या हैं जिसे दहशतगर्दी करार दिया गया? देखिए हबीब साहब, जब ये गिरफ़्तारियाँ शुरू हुई थी तो हमारे इदारे और पुलिस जो कार्रवाइयाँ कर रहे थे उसमें मुख्तलिफ़ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शरपसंदों को शनाख्त किया जा रहा था। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, आप जियो फेंसिंग से करते हैं, आप जो है उनका रिकॉर्ड हासिल करते हैं, जो फुटेजेस जारी हुई हैं उनको देखते हैं, जो वीडियोस खुद सोशल मीडिया पे अपलोड की गई हैं उन्हें देखते हैं, CCTV देखते हैं, वहाँ से आप निकाल लेते हैं। लेकिन आप ये देखें कि इसमें जो है वो लापरवाही पुलिस की सतह पे इतनी बढ़ती जा रही है कि कुछ सहाफ़ी जो वहाँ पे एन मौके पे कवरेज पे मौजूद थे, वो उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे जियो फेंसिंग के ज़रिए उनकी मोबाइल रेंज वही आएगी, वो भी साथ शामिल किए जा रहे हैं। और फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे देखें इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सरकारी अमलाक और हमारे जो शोहदा की जो यादगारें थी उनको नुकसान पहुँचाया गया, ये हम इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वहाँ पे जो लोग मुलव्विस हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन हबीब साहब ये बताएं कि आप इसके ऊपर तबसरा करें कि पीपल्स पार्टी जो कुछ कराची में कर रही है कि सिर्फ अपना मेयर लाने के लिए जो काउंसलर्स तहरीक इंसाफ के हलफ उठाने आए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब जिन्होंने वोट देना और वो जमात इस्लामी की हिमायत कर चुके हैं उनको पहले से ही गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये क्या ये हुब्बुल वतनी है उनकी या इस तनाजुर में किया जाए? मेरी इस बात का मकसद ये है कि ये ना सिर्फ सियासी जमातें बल्कि हमारी पुलिस भी जो है इसको ज़ाती मफादात के लिए भी इस्तेमाल कर रही है। और जो बहुत बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ हो रही हैं उसकी वजह भी यही है। और इसमें एक चीज़ नोट करनी चाहिए, जो हमें इतलात मिली हैं वो ये भी मिली हैं
कि 780A को इतना ज़्यादा वो बना दिया है कि अब ये पुलिस एहलकार जो हैं, जिन्हें हम ब्लैक शीप्स भी कह सकते हैं, जो लाजिमी तो बहुत मामूली तादाद में होते हैं लेकिन बहरहाल होते हैं, वो इसको एज अ थ्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा कि अच्छा ठीक है, अगर आप जो है वो ये हमारे साथ मामला तय नहीं कर रहे तो 780A में फिट कर देंगे। अच्छा ये बताइए, जो 780A इतनी खौफनाक है, तो 780A आम तौर पे बंदा कितने अरसे में रिहा हो जाता है? आपने बताया था कि कराची में एक ऐसा वाक़या पेश आया था। देखें, एक जो है मैं उसमें अभी से जो डिस्कशन हमारी हो रही थी उसमें मैं बता ये रहा था कि 780A के तहत अगर कोई नौजवान गिरफ़्तार होता है, अगर तो वो वाकई ही मुलजिम है और मुजरिम साबित होता है तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको वाक़या बताया था कि इस तरह जो वो हुआ ये था कि फ़्रेंच इंजीनियर्स की बस पे हमला हुआ था 2002 में कराची में। उसके बाद वहाँ से गिरफ़्तारियाँ हुई, तो एक नौजवान था, उसका मैं नाम नहीं बता रहा क्योंकि वो परेशान बहुत हुआ था बाद में। वो नौजवान लाइंस एरिया में रहता था, उसके वालिद सरकारी मुलाजिम थे, उसको उठा लिया गया मतलब उस केस में, और उसे दहशतगर्द, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई पुलिस की जानिब से, कराची पुलिस की जानिब से, और पता ये चला कि 3 साल बाद उसे अदालत ने रिहा कर दिया और वो बेकसूर साबित हुआ। वो एनईडी यूनिवर्सिटी का टॉपर था और वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कर रहा था, फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। अच्छा। आप देखें, उसका एक ब्राइट फ्यूचर था, उसके ख्वाब होंगे, लेकिन जब वो 3 साल बाद वापस आया, उसके अहले इलाका उनसे सोशल बाइकआउट कर चुके थे। उसकी सिस्टर्स का कहीं रिश्ता तय हुआ था, वो ख़त्म हो गया, उसके वालिद की सरकारी जॉब छूट गई। उसके बाद हुआ ये कि उन्हें उस घर से शिफ्ट होना पड़ा और औरंगी टाउन के एक 2 कमरे के घर में वो गए। वहाँ पे किसी जानने वाले ने उनकी मदद की, तो उन्होंने मोमबत्तियाँ बनानी शुरू की, एक छोटा सा सेटअप लगा के, और उसके ज़रिए अपनी गुज़र औक़ात जो है वो शुरू की। यानी पूरी एक फैमिली तबाह हो गई इससे ना। तो मैं आपसे जब डिस्कशन हो रही थी, यही हो रही थी कि 780A का अंधा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो मुजरिम हैं, जो मुलविस हैं, उनके साथ रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी जो है, मतलब अब देखें ना कि इसको जांचने का कोई पैमाना नहीं है कि 780A के तहत आप जितने गिरफ्तार किए जा रहे हैं उनके ऊपर आप इंसदादे दहशतगर्दी। तारिक साहब, अभी आप ये भी बता रहे थे कि 500 खवातीन को भी गिरफ्तार किया जाएगा। अभी तक जो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं उनमें कितनी खवातीन हैं? देखिए, उसमें जो KPK से तो बहुत कम तादाद सामने आई है। KVK से हमारे पास सिर्फ 13 का फिगर आया, लेकिन पंजाब से बताया ये जा रहा है अभी तक। अच्छा, इसमें जो है वो पुलिस बिल्कुल खामोश है। जो ये इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं और जो PI या दीगर लोगों से हमने बात की है, जो हमारे ज़राए हैं, तो वो बताते हैं कि जी पंजाब से कम अज़ कम इस टाइम 84 के करीब जो है वो ख़वातीन हैं जिनका पता नहीं चल रहा, जो अच्छा। मतलब मुख्तलिफ मामलात में जो है वो जिनके गिरफ्तार किए जाने का शुबा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक हबीब साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कराची में बल्दियाती हुकूमत की तश्कील के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में बल्दियाती हुकूमत की तश्कील का एक और मरहला मुकम्मल हो गया है। 9 मुंतखब UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स ने हलफ उठा लिया है। कराची के 246 में से 238 यूनियन कमेटीज़ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स की हलफ बर्दारी की तकारीब मुख्तलिफ अजला में हुई। तहरीक इंसाफ के 10 UC चेयरमैन हलफ लेने के लिए पहुँचे। 5 चेयरमैन 9 मई के वाक़यात के बाद गिरफ्तार हैं और कुछ ने खुद को अंडरग्राउंड कर रखा है। खबरें यह हैं कि कराची में बल्दियात की सतह पर तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है। दूसरी तरफ सईद गनी ये एतराफ़ कर रहे हैं कि जमात इस्लामी और PTI इत्तेहाद से उनके 20 नंबर कम हैं। पीपल्स पार्टी ये नंबर कैसे पूरे करेगी, ये एक अहम सवाल है। जबकि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का मेयर लाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची न्यूज़ के नुमाइंदे अरबाब चांडियो। अरबाब, पीपल्स पार्टी नंबर पुलिस की मदद से पूरे करेगी या फिर सियासी तरीके से पूरे करेगी? बहरहाल पीपल्स पार्टी पे से अपने नंबर पूरे करेगी। आप उसको पीपल कर दें, पुलिस कर दें, जो मर्जी है, लेकिन पी के ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नंबर पूरे करेगी। अच्छा। पहला जवाब ये। दूसरा ये कि जो मुकाबला होने जा रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहरहाल नंबर कम है, लेकिन उन्होंने दावा कर दिया है कि तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद PTI के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उनसे राब्ते में आ गए। अच्छा। और वो किसी भी वक्त बकौल उनके के ऐवान के अंदर या बाहर अचानक से उनकी सपोर्ट कर देंगे। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि 4 ऐसे चेयरमैन हैं जिनको मैंने अपनी आंखों से एक
हलफ बर्दारी के दौरान देखा पीटीआई के, जिनको कोई फिक्र ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि 9 मई उनके लिए हुई ही नहीं है। बड़ी आराम से आए और आराम से गए। और बाद जगह पर जो है वो पकड़ धकड़ हुई है, लेकिन सईद गनी कह रहा है कि जिनको पकड़ा था उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हाफिज नईम भी ऐसा हल्का नहीं है, वो हार ऐसे मानने के लिए तैयार नहीं है। उसूली तौर पर अगर 9 मई का वाक़या न होता और पीटीआई पहले की तरह होती तो फिर तो हाफिज नईम और पीटीआई बआसानी मेयर ला सकते थे। लेकिन 9 मई के वाक़े के बाद बड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया है, क्योंकि पीटीआई के लोग एक दूसरे से राब्ते में नहीं है। कुछ क़यादत छोड़ गई है, कुछ क़यादत ला ताल्लुक़ हो गई है, जिसकी वजह से पीटीआई के चेयरमैन वाइस चेयरमैन शशोपन का शिकार हैं कि आया वो किस तरफ जाए। तो ये बताइएगा कि पीटीआई की तरफ से ये ऐलान कि हम जमात इस्लामी के साथ जाएंगे, ये किसने किया है? हाँ, ये बड़ी राज की बात है। एक प्रेस रिलीज आई थी जिसमें लिखा हुआ था पीटीआई कराची। हाँ, और उसकी तरदीद और तस्दीक अभी तक नहीं हुई। अच्छा, तो ये अब 9 मई के 2 दिन, हाँ, अभी तक इस वक्त जो है कौन देख रहा है कराची के? फिरदौस शमीम तो अंदर हैं और जो है खुर्रम शेर जमान, उनकी क्या कैफियत है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन अमूमी तौर पे कौन देख रहा है कराची के मामलात पीटीआई की तरफ से? इस वक्त कोई भी ये सीने पे दावा नहीं कर सकता कि मैं पीटीआई को देख रहा हूँ। अच्छा, कोई नहीं देख रहा। इस वक्त सिर्फ अल्लाह पुलिस वाले ही सबको देख रहे हैं होगा। पीटीआई को। और मैंने कहा ना, पी देख रही है आप। पी का कोई भी पी जो है ना, उसका बड़ा मतलब निकलता है। हाँ। और वो देख रहे हैं इस वक्त पीटीआई को, अच्छी तरह देख रहे हैं। और पीटीआई को ये महसूस हो रहा है कि उसे देखा जा रहा है। यानी मैं आपको अभी घूर के देखूं ना, तो आपको महसूस होगा कि मैं घूर के देख रहा हूं। तो ये घूर के देखने वाली जो बातें हैं ये यहाँ पर चल रही हैं। और बड़ी, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इधर किसी एक का भी मेयर आ गया ना, वो मेयर सुकून से नहीं रहेगा, ये बता दूं। अच्छा, किसी का भी मेयर आ गया। बताइएगा कि इस वक्त जो जमात इस्लामी है, वो जैसे आप कह रहे हैं कि हाफिज नईमुर रहमान साहब भी कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए, उनके पास क्या रास्ता है? हाँ, उनके पास रास्ते हैं। उनके पास ये रास्ता है कि वो इस गूमगू की सूरत हाल में कि पीपल्स पार्टी को ये अंदेशा है कि शायद वो उनके तरफ सारे पीटीआई वाले आ जाएं और ये सीना दर सीना राब्ता करके, क्योंकि कराची में सीना दर सीना राब्ता होता है ना, इस वक्त मोबाइलों तो ट्रेस हो रही होंगी। हाँ। तो वो सीना दर सीना राब्तों के जरिए लोगों को उस दिन आकर शो करे अपना पता कि जी ये जितने नंबर उनके चाहिए थे वो उतने नंबर उनके पास हैं। बज़ाहिर नंबर उनके पास हैं, लेकिन जो है वो अंदर से जो खोखला हो रहा है मामला, अंदर से जो राब्ते हो रहे हैं, जैसे कि सईद गनी कह रहा है कि गिरफ्तारों को छोड़ दिया है। इतनी आसानी से कौन किसको छोड़ता है? आजकल तो कोई रुपया टका नहीं छोड़ता। फिर ये तो चेयरमैन है। बहरहाल मुकाबला बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त मुकाबला है। आप देखें आगे आगे होता है क्या। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाब चांदी, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। हबीब साहब, क्या होने वाला है आगे आगे? देखिए, एक तो यह है कि इस खेल में जो कराची की बल्दिया का खेल है, इसमें सबसे पहली नाइंसाफ़ी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये की कि इलेक्शन पहले करवा लिए और उसके बाद फिर ये कहा कि जो वो लोग जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़े वो बाद में भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, मेयर का इलेक्शन लड़ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि एक तो ये निहायत ज़्यादती की बात है। और जितने भी मेयर पीपल्स पार्टी के, जो माफ़ कीजिएगा, जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन जीते हैं, ये उनके साथ ज्यादती है कि उन बजाय इसके कि हाउस के अंदर से कोई आदमी लाया जाता, हाँ। बाहर से एक आदमी लाया गया। अच्छा, एक तो ये मेरा ख्याल है कि खुद पीपल्स पार्टी ने नाइंसाफी का काम किया। अब चूंकि उसके पास अक्सरियत है, लिहाजा वो कर सकती है। माइट इज राइट। वाह जी। दूसरी बात जो है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में पहले भी कोई बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म नहीं थी। कराची में उसकी तंजीम अली ज़ैदी से जुड़ी हुई थी और अली ज़ैदी का बहुत ज़्यादा असर रसूख जो है वो पार्टी में नहीं था। लोग उनको पहचानते थे विफाक में, वो फिर इमरान खान से उनके ताल्लुक़ की वजह से
लेकिन उनका भी गिरफ्त मजबूत होल्ड नहीं थी। नहीं था। फिरदौस शमीम नकवी साहब की भी गिरफ्त, वो भी नीमे बरू डील मिल से रहते थे। हलीम आदिल शेख साहब थे, उनके और फिर इन तीनों के दरमियान भी कुछ ना कुछ इख्तलाफात या सर्द जंग चलती रहती थी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पे ये दो रास्ते हो सकते हैं। एक ये है कि खुद इन्हीं मेंबर्स के जो 41 लोग हैं, इन्हीं में से एक मुश्तरका क़यादत निकल आए जो एक नेचुरल क़यादत होगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इन्हें कहीं से कोई पैगाम, यानी कोई अंडरग्राउंड अगर पीटीए का कोई शख्स है या गिरफ्तार है तो जेल में जाके जेल से अपना असर रसूख इस्तेमाल करे और पार्टी पॉलिसी लेके जाए। क्योंकि इस मौके पे किसी शख्स को वाज़े तौर पे ये ऐलान करना है कि कराची की में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी और क्या उसका स्टांस है, कौन मामलात को देख रहा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह ने के पास।